पढ़ते हैं बैंक समाधान विवरण। सामान्यतया ऐसा अनुभव किया गया है कि जब रोकड़ बही द्वारा प्रदर्शित बैंक स्तंभ के योग की तुलना बैंक विवरण बोले तो पासबुक द्वारा प्रदर्शित शेष से की जाती है तो ये समान नहीं होते। मैंने आपको कहा था अभी कि बैंक के बिल्कुल पासबुक का ही हूबहू नकल होती है रोकड़ बही का बैंक स्तंभ। सामान्यतया बैंक स्तंभ का जो योग है और बैंक विवरण यानी पासबुक है, इससे जो प्रदर्शित शेष है ये समान नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, इनमें अंतर होता है। इसलिए हमें सर्वप्रथम इस अंतर के कारणों का निर्धारण करना पड़ता है। ऐसे क्या कारण है कि आपकी पासबुक और आपकी रोकड़ बही के बैंक स्तंभ का योग समान नहीं है, बराबर नहीं है। सबसे पहले आप इन कारणों का पता लगाएंगे और इन कारणों का पता लगाकर ही हम कर पाएंगे उनका समाधान, बैंक समाधान विवरण। और उन्हें एक विवरण जिसे बैंक समाधान विवरण कहा जाता है में प्रतिबंधित किया जाता है। यानी मैं कह सकता हूं बैंक समाधान विवरण की आवश्यकता क्यों हुई? बैंक की पासबुक तथा रोकड़ बही के बैंक स्तंभ के योग को बराबर करने के लिए बैंक समाधान विवरण की आवश्यकता हुई। आगे बात करें क्या होता है बैंक समाधान विवरण का प्रारूप। इसे अंग्रेजी में आप बोल सकते हो बैंक रिकॉन्सिलिएशन। क्या बोल सकते हो बच्चों? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विवरण यानी पर्टिकुलर और राशि यानी अमाउंट। बैंक समाधान विवरण बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पर्टिकुलर और राशि का एक कॉलम आपके पास होता है। सबसे पहले आप कोई भी रोकड़ बही या पासबुक का जो बैलेंस आपको प्रश्न में दिया गया है उसे लिखते हैं। उसके बाद आपके कुछ व्यवहार होते हैं जो प्लस होंगे और कुछ व्यवहार होते हैं जो माइनस होंगे। कुछ व्यवहार होंगे जिन्हें आप जोड़िए प्लस करेंगे और कुछ व्यवहार होते हैं घटाइए जिन्हें आप घटाएंगे और आपको मिल जाएगा पासबुक के अनुसार शेष। अगर रोकड़ बही का शेष आपको दिया हुआ है तो आपसे उससे क्या निकाल लेंगे? पासबुक का शेष निकाल लेंगे। और पासबुक का शेष दिया हुआ है तो उससे आप क्या निकाल लेंगे? रोकड़ बही का शेष निकाल लेंगे, जो कि वास्तविकता में बराबर होगा एक दूसरे के। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं आगे। रोकड़ बही में पासबुक के शेष में समाधान का साधारण सा अर्थ है उन कारणों का विश्लेषण अथवा पहचान जिनकी वजह से क्या आया है? ये अंतर आया है। यानी हम सबसे पहले उन अंतरों का पता, उन कारणों का पता लगाएंगे जिनकी वजह से अंतर आया है और उनका विश्लेषण करना, उनकी पहचान करना ही है बैंक समाधान विवरण, जो कि निम्न हो सकते हैं। कौन कौन से? दो तरीके हो सकते हैं। पहला, समय में अंतर, यानी आपका जो लेन देन है उस लेन देन के अभिलेखन के समय में अंतर हो सकता है। लेन देन जैसे ही हुआ हमने रोकड़ बही में दर्ज कर दिया, लेकिन पासबुक में दर्ज होने में उस व्यवहार को 5 से 10 दिन लग गए। उससे पहले ही अगर हमने रोकड़ बही के शेष की तुलना पासबुक से की तो कंफर्म वो शेष बराबर नहीं आएगा, अंतर आएगा, क्योंकि हमने तुरंत उसको रोकड़ बही में दर्ज कर लिया लेकिन पासबुक में अभी तक कोई व्यवहार दर्ज ही नहीं हुआ। दूसरा है त्रुटियां, कुछ गलतियां बैंक से या व्यवसाय से हो सकती है। ये गलतियां बैंक से भी हो सकती है और व्यवसाय से भी हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे समय में अंतर। समय में अंतर में बात करें जब व्यवसाय में रोकड़ बही द्वारा प्रदर्शित शेष व बैंक पासबुक द्वारा प्रदर्शित शेष की तुलना की जाती है तो उसमें अंतर पाया जाता है। ये अंतर विभिन्न प्राप्ति व भुगतान के दोनों पुस्तकों में अभिलेखन के समय के अंतर के कारण उत्पन्न होता है। जैसा कि मैंने बताया रोकड़ बही में तो हमने प्रविष्टि कर दी, पर पासबुक में उसकी प्रविष्टि अभी 2-5-10 दिन बाद होनी है, या पासबुक में उसकी प्रविष्टि हो गई लेकिन रोकड़ बही में अभी तक उसकी प्रविष्टि नहीं हुई। यानी प्रविष्टि करने में समय में अंतर।
दोनों जगह प्रविष्टियां एक साथ नहीं हो रही है, समय है, उस समय में अंतर की वजह से यहाँ हमारा पासबुक और रोकड़ बही के बैंक स्तंभ का योग बराबर नहीं आएगा। इस समय के अंतर को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक इस प्रकार हैं, जिनका एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करूं निर्गमित किए गए चेक जो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। निर्गमित किए गए चेक से क्या तात्पर्य है? मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से उधार माल खरीदा और आपने उसे चेक से भुगतान किया, वो होगा आपका निर्गमित चेक। जो चेक आपने किसी को इश्यू कर दिया है, जारी कर दिया है, उसे कहेंगे हम निर्गमित चेक। और ये निर्गमित चेक आपने तो जारी कर दिया, उस व्यक्ति ने चेक ले लिया, परंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया, यानी उसने राशि बैंक से अभी तक विड्रॉल नहीं की, निकाली नहीं है। तो आपने तो रोकड़ बही में इस पैसे को क्या कर दिया, कम कर दिया, लेकिन वास्तविकता में अभी तक वो रोकड़ बही की पासबुक से कम नहीं हुआ है। इसलिए रोकड़ बही और पासबुक का योग क्या होगा, बराबर नहीं आएगा। फर्म द्वारा अपने माल के पूर्तिकारों व लेनदारों को भुगतान हेतु चेक जारी किए जाते हैं। इन चेक को तत्काल ही रोकड़ पुस्तिका के जमा पक्ष के बैंक स्तंभ में प्रविष्टि कर दी जाती है। यानी रोकड़ बही में हम इसकी प्रविष्टि CR साइड कर देते हैं ताकि ये पता लगे कि हमारे बैंक से पैसा कम हो गया है। हालांकि ये आवश्यक नहीं है कि चेक प्राप्त करने वाला पक्ष उस चेक को तुरंत ही बैंक में भुगतान प्राप्त करने हेतु जमा करवा दे। हमने तो हमारी रोकड़ बही में उस राशि को कम कर दिया, लेकिन भुगतान प्राप्त करने वाले ने उस चेक को अभी तक बैंक में जमा नहीं करवाया। इस कारण रोकड़ बही में तो बैंक से कम हो जाएगा, बैंक खाते में तभी नाम करेगा जब वास्तविक रूप से उस चेक का भुगतान प्राप्त करने हेतु जमा करवा दी। यानी रोकड़ बही में तो इस बैलेंस को कम कर दिया जाएगा क्योंकि हमने तुरंत ही उसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में कर दी, लेकिन बैंक तब तक उसकी प्रविष्टि नहीं करेगा जब तक कि भुगतान प्राप्त करने वाला व्यक्ति बैंक से उसका भुगतान प्राप्त ना कर ले। तो आपकी रोकड़ बही और आपकी पासबुक दोनों के शेष में क्या होगा, अंतर आ जाएगा। चलें अगले पॉइंट की ओर। संग्रह करने हेतु भेजे गए चेक जिनका संग्रह नहीं हुआ। संग्रह करने हेतु भेजे गए चेक, मान लीजिए आपको किसी ग्राहक से चेक प्राप्त हुआ, आपने चेक बैंक में जमा करवा दिया। ग्राहक से आपने चेक प्राप्त किया और चेक प्राप्त करने के बाद उसे आपने बैंक में जमा करवा दिया, लेकिन वास्तविकता में अभी तक उस चेक का संग्रहण नहीं हुआ, अर्थात उस व्यक्ति से पैसा हमें प्राप्त नहीं हुआ। जैसे चेक हमने जमा करवाया, हमने रोकड़ बही में उसकी प्रविष्टि कर दी कि हमारे बैंक में पैसा आ चुका है, लेकिन वास्तविकता में बैंक में पैसा कब आएगा, जब वो संग्रह होकर आ जाएगा। बैंक प्रविष्टि तभी करेगा और ऐसी स्थिति में आपकी रोकड़ बही और पासबुक में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। जब फर्म को अपने किसी देनदार से भुगतान चेक स्वरूप प्राप्त होता है तो उसे बैंक में जमा कराने के लिए भेजते ही रोकड़ बही के नाम पक्ष में बैंक स्तंभ में उसकी प्रविष्टि कर दी जाती है। जैसे चेक को बैंक भेजा, रोकड़ बही के बैंक पक्ष में हमने उसको दर्ज कर दिया। इस कारण रोकड़ बही में प्रदर्शित बैंक शेष में वृद्धि हो जाती है, जबकि बैंक हमारे खाते में जमा में तभी प्रविष्टि करता है जब वास्तविक रूप से वह धनराशि दूसरे बैंक से प्राप्त हो जाती है। जब तक वो राशि बैंक से में प्राप्त नहीं होती तब तक दूसरे बैंक से प्राप्त नहीं हुई है तो बैंक उसे जमा नहीं करेगा, क्योंकि चेक के समाशोधन में साधारणतः कुछ दिन लग जाते हैं। जैसे ही चेक हमने हमारे बैंक भेजा, लेकिन उसके वास्तविकता में पैसा प्राप्त होने में कुछ समय लग जाता है, विशेष रूप से यदि उन चेकों का संबंध किसी दूसरे शहर से हो या किसी अन्य शाखा में हो। सेम शाखा में अगर है तो भी संभावना है कि उस चेक का भुगतान उसी दिन हो जाए, लेकिन अगर दूसरे शहर से या किसी दूसरी शाखा से उस चेक का भुगतान आना है तो उसमें 2-4 दिन का समय
लग जाता है। इस प्रकार भुगतान के लिए जमा किए गए चेक जिनका संग्रहण नहीं हुआ है, रोकड़ बही के बैंक स्तंभ और पासबुक द्वारा प्रदर्शित शेष के अंतर का कारण बन जाते हैं। पहला हमने पढ़ा निर्गमित किया चेक परंतु प्रस्तुत नहीं हुआ। दूसरा हमने पढ़ा संग्रह के लिए आया हुआ चेक लेकिन अभी तक संग्रह नहीं हुआ। तीसरे की ओर चले, बैंक द्वारा ग्राहक के खाते से नाम किए गए शुल्क। कई बार बैंक हमारे खाते से कुछ खर्चों को काट लेता है। बैंक कई बार हमें सूचना दिए बिना ही हमारे बैंक अकाउंट से कुछ खर्चे, चेक बाउंस होने पर, डेबिट कार्ड का खर्च या मैसेज अलर्ट का खर्च, या कई ऐसे खर्चे होते हैं जो बैंक हमें सुविधाएं प्रदान करते हैं, उनके बदले में बैंक वो खर्चे काट लेते हैं और इनकी सूचना हमें अभी तक नहीं दी गई है। तो कई बार बैंक फर्म को प्रदान की गई सेवाओं के लिए सीधा ग्राहक के खाते में से कुछ शुल्क नाम कर देता है। फर्म इन शुल्कों की सूचना बैंक विवरण के माध्यम से ही प्राप्त करता है। यानी व्यवसाय को सूचनाएं तब मिलती है जब पासबुक में हम उसकी प्रविष्टि करवा लेते हैं, अन्यथा इन सूचनाओं की प्रविष्टि जानकारी हमें प्राप्ति नहीं होती है। परिणाम स्वरूप पासबुक द्वारा प्रदर्शित शेष रोकड़ बही के बैंक सिस्टम के प्रदर्शित शेष से कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक ने उन खर्चों को कट कर लिया है, काट लिया है, लेकिन अभी तक हमने रोकड़ बही में उनकी प्रविष्टि नहीं की क्योंकि हमारे पास उनकी सूचना नहीं थी। तो पासबुक के अनुसार हमारा बैलेंस कम हो गया है लेकिन रोकड़ बही में ज्यादा है, तो अंतर पाया जाएगा। अगले चले, बैंक खाते में सीधी जमा कराई गई राशि। कई बार हमारे ग्राहक या कुछ अन्य प्रतिनिधि हमारे खाते में सीधा ही पैसा जमा करवा देते हैं। ये व्यक्ति होते हैं जिन्हें हमारे बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी होती है और हम इन्हें पैसा प्राप्त करना चाहते हैं और वो पैसा सीधा ही हमारे खाते में जमा हो जाता है और उसकी सूचना हमें प्राप्त नहीं हो पाती। बैंक में पैसा डिपॉजिट हो गया है अर्थात पासबुक हमारे शेष को बढ़ा हुआ बताएगी, लेकिन रोकड़ बही में कोई प्रविष्टि नहीं है अर्थात रोकड़ बही कम बताएगी। तो लिखा हुआ है, कई बार ग्राहक देनदार फर्म के बैंक खाते में सीधे ही धनराशि जमा करा देते हैं, लेकिन फर्म के पास इस बारे में कोई जानकारी तब तक नहीं आती जब तक कि या तो बैंक विवरण न मंगाए जाए या पासबुक में प्रविष्टियां पूरी करवाई जाए। इस स्थिति में भुगतान प्राप्त होने पर बैंक प्रलेखों में तो फर्म का शेष बढ़ जाता है, लेकिन सूचना के अभाव में रोकड़ बही ने इस प्राप्त राशि का विलेखन नहीं किया, अतः इसमें कम रह जाता है। तो बैंक पासबुक द्वारा प्रदर्शित शेष और रोकड़ बही द्वारा प्रदर्शित शेष से अधिक होगा। पासबुक का जो शेष है वो ज्यादा होगा रोकड़ बही की अपेक्षा। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है, बैंक द्वारा संग्रहित ब्याज और लाभांश। आप जानते हैं कई बार बैंक हमारे द्वारा आदेशित करने पर ब्याज का और लाभांश का संग्रह कर लेते हैं। कंपनी जो लाभांश प्रदान करती है वो सीधा हमारे बैंक खाते में जमा करवा देती है, जिसकी सूचना हमारे पास नहीं होती। जब बैंक अपने ग्राहक की ओर से ब्याज और लाभांश का संकलन करता है तो तुरंत इस राशि को ग्राहक के खाते के जमा पक्ष में लिख दिया जाता है, लेकिन फर्म अपनी इस प्राप्ति को तभी रोकड़ बही में अभिलिखित करेगा जब उसे इसकी सूचना बैंक विवरण के माध्यम से प्राप्त होगी। हमारे बैंक खाते में ब्याज और लाभांश जमा कर दिया गया है, लेकिन अभी तक हमें इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए तब तक बैंक पासबुक और रोकड़ बही में प्रदर्शित शेषों में अंतर रहेगा जब तक हम इसकी प्रविष्टियां पुस्तकों में नहीं कर दें। आगे चलें, ग्राहक की ओर से बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान। कई बार ग्राहक अपने बैंक को आदेशित कर देता है कि आप मेरे इन खर्चों का भुगतान डायरेक्टली कर देंगे, जैसे कि बीमा किस्त का भुगतान, जैसे कि ऋण की किस्त का भुगतान। ये ऐसे खर्चे होते हैं जिनके लिए हम बैंक को प्रतिबंधित व आदेशित कर देते हैं कि आप इनका भुगतान हर महीने कर देंगे, जिसकी सूचना हमें तभी प्राप्त होगी जब वो बैंक विवरण के माध्यम से हमें प्रदान करेगी, अन्यथा बैंक उन्हें कम कर देगा लेकिन हमारे पास सूचना नहीं होगी। कभी कभी ग्राहक बैंक को कुछ पूर्व निर्धारित तिथियों पर तीसरे पक्ष को प्रत्यक्ष भुगतान करने का
आदेश दे देता है, जैसे कि टेलीफोन के बिल, बीमे की किस्त आदि का भुगतान बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से सीधा भी किया जा सकता है। इस स्थिति में भुगतान के साथ ही ग्राहक के बैंक खाते के नाम पक्ष में प्रविष्टि कर दी जाती है, यानी ग्राहक के खाते से इस राशि को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप बैंक पासबुक द्वारा दर्शाया गया शेष कम हो जाता है और रोकड़ बही का शेष है वो अधिक होगा। पासबुक का शेष कम हो जाएगा क्योंकि हमारे बैंक से वो खर्चों का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन रोकड़ बही में दर्ज ना होने की वजह से सूचना के अभाव में रोकड़ बही का शेष अधिक होगा। जमा कराए गए चेक, बट्टा कराए गए विपत्रों का अनादृत होना। अनादरण पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। अनादरण, अनादृत, अनादरण, डिसऑनर्ड, ये वो वर्ड है। हमने हमारा चेक बैंक में जमा करवाया, परंतु सामने वाले व्यक्ति के खाते में पैसा नहीं था और वहां से पैसा कट के हमारे खाते में नहीं आ पाया, और इस परिस्थिति में हमारा बैंक शेष कम होगा, रोकड़ बही ज्यादा। यदि फर्म द्वारा जमा कराया गया चेक या विनिमय विपत्र जो कि फर्म द्वारा बनाया गया था, बैंक से बट्टा कराया गया था, अपनी परिपक्वता तिथि को अनादृत हो जाता है, यानी उनकी राशि बैंक खाते में जमा नहीं होती है, तो उनकी राशि बैंक द्वारा ग्राहक के खाते के नाम पक्ष में लिख दी जाती है, क्योंकि वो राशि हमें वास्तविकता में प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि तुरंत ही इसकी सूचना फर्म की रोकड़ बही में इस संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं की जाती। परिणाम स्वरूप बैंक पासबुक और रोकड़ बही दोनों के शेष में अंतर आ जाता है। चेक अनादृत हो गया, परंतु हमने तो ये माना कि हमारे खाते में पैसा जमा हो गया है, इसलिए हमने तो जमा की प्रविष्टि कर दी, लेकिन अभी तक वो पैसा हमारे बैंक खाते में जमा नहीं हुआ है, क्योंकि चेक वास्तविकता में अनादृत हो चुका है। तो ऐसे में रोकड़ बही का शेष कम होगा पासबुक की अपेक्षा। आगे चलें, अशुद्धियों के कारण अंतर। कभी कभी दोनों शेष में अंतर का कारण फर्म द्वारा रोकड़ बही द्वारा बैंक द्वारा अभिलेखन में की गई त्रुटियां भी होती है। कई बार हम क्या करते हैं कि हमारे अकाउंटेंट रोकड़ी के द्वारा भी प्रविष्टि करते समय गलती हो जाती है, या बैंक द्वारा भी प्रविष्टि करते समय गलतियां हो जाती हैं। इसके कारणवश रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष और बैंक पुस्तिका के अनुसार रोकड़ शेष में अक्सर अंतर पाया जाता है। कई बार हम देखते हैं कि यह अंतर इसलिए होता है कि हमने बैंक शेष और पासबुक में गलतियां कर दी है बैंक ने, और रोकड़ बही में गलती कर दी हमारे अकाउंटेंट ने। तो ये कई कारण थे जिनका पता हमें लगाना होता है, उनका विश्लेषण करना होता है, और जब इन कारणों का पता हमें लग जाता है तो इनका समाधान करना ही कहलाता है बैंक समाधान विवरण। बैंक समाधान विवरण बैंक के और पासबुक और रोकड़ बही के बैंक स्तंभ के योग को समान लाने के लिए, बराबर लाने के लिए बनाया गया विवरण है। तो प्यारे बच्चों, यहां हमने इसके बैंक समाधान विवरण की आवश्यकताएं और कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बैंक समाधान विवरण बनाना पड़ता है पढ़े। अगले वीडियो में हम आपके लिए इसके विभिन्न उदाहरण लेकर आएंगे जिनके माध्यम से बैंक समाधान विवरण आपके लिए आसान हो जाएगा। बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। धन्यवाद।